नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि इसके अंदर यूपीएससी का पूरा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 छुपा हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने मई 2026 में 5 देशों की यात्रा की, जो बहुत सारे कारणों में न्यूज में रही है, वो जो आपको पता ही है, जिसका मुझे जिक्र करने की शायद जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। तो कौन से 5 देश? वो 5 देश थे यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और फाइनली इटली। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं थी, ये इंडिया की ट्रांसफॉर्म फॉरेन पॉलिसी का एक बोल्ड स्टेटमेंट था। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्यों इंडिया ने 5 देशों को चूज किया, हर देश से इंडिया को क्या स्ट्रेटेजिक फायदा हुआ, स्टैटिक सिलेबस कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है और यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक की कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज लाइक बटन अभी ही दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ही देखते हैं कौन से 5 देश थे और ब्रॉडली क्या था एजेंडा। क्योंकि अगर आप एक 1 to 2 वर्ड स्ट्रैटेजी या फिर एक 1 to 2 वर्ड कीवर्ड भी एक देश से अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा कि किस देश में कौन सी डील साइन हुई थी। तो स्टॉप 1 है यूएई, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ और गल्फ जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएई से हमारा साथ। स्टॉप 2 था हमारा नीदरलैंड्स, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड बात की, जिसे हम नया ऑयल भी कह रहे हैं। स्टॉप 3 था स्वीडन, जहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी और एआई गवर्नेंस से रिलेटेड ज़्यादातर बातें हुई। और स्टॉप 4 था नॉर्वे, जहाँ पे आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स और ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड बातें हुई। स्टॉप 5 था हमारा इटली, जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स और इंडिया यूरोप स्ट्रैटेजी और साथ साथ में मेलोडी टॉफी का एक्सचेंज हुआ। ओके, अब आप पूछेंगे ये 5 देश तो एकदम अलग अलग लगते हैं, तो क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है दोस्तों, एनर्जी का, टेक्नोलॉजी का, सप्लाई चेन्स का और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का। ये सारे देश इंडिया की एक लार्जर स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा हैं, भले ही शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। तो चलो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक बिग पिक्चर की तरफ रुख लेना। इसको ध्यान से देखिए। यूपीएससी और लाइफ में भी सिर्फ इवेंट्स याद करना काफी नहीं होता, समझना पड़ता है व्हाई समथिंग हैपेंड। अगर आपको व्हाई पता है किसी भी चीज का, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कई सारी चीजों से अपने ही माइंड में। तो व्हाई डिड मोदी विजिट दीज 5 कंट्रीज? क्योंकि 21st सेंचुरी की पावर इज बिल्ट ऑन 6 पिलर्स। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। बिना एनर्जी के देश, कोई भी देश पावरफुल नहीं बन सकता। यूएई से इंडिया का कनेक्शन इसलिए क्रूशियल है। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स। जिस देश के पास चिप्स नहीं, वो डिफेंस में, एआई में, सब में पीछे रहेगा। नीदरलैंड्स यहाँ आता है। मैरीटाइम रूट्स में अगर हम देखें तो इंडिया एक मैरीटाइम नेशन है। 95% ऑफ आवर ट्रेड हैपेंस बाय सी। नॉर्वे और ब्लू इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौथा है ग्रीन इकोनॉमी। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। स्वीडन से हम ये सीख सकते हैं कैसे उसने बहुत ही अग्रसर होकर सारे काम किए। पांचवा है क्रिटिकल मिनरल्स। बिना लिथियम कोबाल्ट के ईवी बैटरीज नहीं बनते। इटली से हम ये सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और छठा है जियोपॉलिटिकल बैलेंस। इंडिया एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हम सबसे इंगेज करते हैं। यह है मल्टी अलाइनमेंट का हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत। ये 6 पिलर्स ये पूरी टूर का फाउंडेशन है, याद रखिएगा। चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टॉप था वो था यूएई। दोस्तों, यूएई के साथ इंडिया का रिलेशनशिप ड्रामेटिकली चेंज हुआ है लास्ट डेकेड में। पहले गल्फ रिलेशंस का मतलब था पेट्रोल इंपोर्ट करो, इंडियन वर्कर्स काम करते हैं वहां पर और उनका रेमिटेंस आता है इंडिया में। लेकिन अब रिलेशनशिप बन गई है स्ट्रेटेजिक, डिफेंस ओरिएंटेड और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। अब सिर्फ ऑयल और वर्कर्स से रिलेटेड नहीं है, हम हर पहलू पर एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट चाहते हैं यूएई जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ। पहली बात, पेट्रोलियम कॉपरेशन। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा गल्फ से आता है। एलएनजी एग्रीमेंट्स, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ये सब डिस्कस हुआ इस विजिट में। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, क्योंकि क्वाड आप देख रहे हैं कि ट्रम्प का क्वाड से थोड़ा सा रुख अपने सेकेंड टर्म में कम होता हुआ दिख रहा है, तो हमें एक ऐसा ग्रुपिंग चाहिए जो
इक्वली तो ना, लेकिन काफी हद तक रेलेवेंट हो, तो उसका नाम है I2U2 ग्रुप। या यह एक नया मिनीलैटरल ग्रुपिंग है जिसमें I2U2 इंडिया, इजराइल 2 एंड U2 यूएई और यूएसए हैं। यूपीएससी के लिए नोट डाउन करें इमीडिएटली। ये ग्रुप वाटर, फूड, ट्रांसपोर्ट और स्पेस में काम करता है। तीसरी बात, डिफेंस पार्टनरशिप। हिस्टोरिकली गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान से ज्यादा क्लोज थे मिलिटरीली, लेकिन अब यूएई इंडिया का ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर बन रहा है। ये इंडिया की राइजिंग रीजनल पावर स्टेटस का एक साइन है। चौथी बात, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड होता है। तो जब भी ईरान का टेंशन बढ़े या शिपिंग अटैक्स हो, इंडिया वरिड हो जाता है। इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को हमने आने वाले हर साल में देखते रहना चाहिए कि कैसे उस पर हम काम करेंगे, कैसे हम उसको और ग्रुप सिक्योर बना सकेंगे, ताकि इंडिया के इंटरेस्ट इन सब वॉर्स में और इन सब झड़प में कभी हैम्पर ना हो। फैक्ट बॉक्स में देखो दोस्तों, यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और बायलैटरल ट्रेड लगभग $85 बिलियन है। ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से ही आपको पता चल जाता है। चलिए अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, क्या स्टैटिक कनेक्शन है। और यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट ध्यान दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये पर्शियन हमारा गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, जो दोनों के बीच में एक लिंकेज का काम करता है। सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब जहाँ पे सबसे पतला है वहाँ पे 33 किलोमीटर चौड़ा ही है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड यहाँ से ही गुजरता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए, किसी प्रकार से रुक जाए, तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो जाता है, जैसे कि आप न्यूज में देख ही रहे हैं। मतलब करोड़ों आर्टिकल इसके ऊपर आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। ईरान टेंशन बढ़े तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और भी कई प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। पीएम मोदी ने इसका रिसेंटली ही जिक्र भी किया था। तो प्रीलिम्स में ये मैप लोकेशन से पूछ सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आसपास कितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अगर आप देखें तो फिर इंडिया के 3 अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अगर देखें तो इंडिया के 3 अंडरग्राउंड एसपीआर साइट्स हैं, जो कि फिलहाल हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पादूर कर्नाटका में और बेंगलुरु कर्नाटका में। टोटल कैपेसिटी रफली इसकी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है। ये जीएस पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी का डायरेक्ट टॉपिक है। और भी एसपीआरस जो है हमारे गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, क्योंकि जैसे कि पेट्रोलियम का अचानक से कोई संकट आ जाता है तो एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, बहुत काम आते हैं, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो और भी जगह पे अभी काम चल रहा है बनने का, इसकी बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी 3 ऑपरेटर हैं। I2U2 ग्रुप पे आते हैं, तो ये इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए का है। 2021 में फॉर्म हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ही बात की। ये एक मिनीलैटरल ग्रुपिंग है और यूपीएससी को ये ग्रुपिंग बहुत पसंद आते हैं। इनसे रिलेटेड यूपीएससी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में इसको ही एक मेन टॉपिक बना के पूरा क्वेश्चन बना देती है कई बार। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स है, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आता है हमारा नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का मेन मुद्दा था 10 सेमीकंडक्टर्स, जो कि न्यू ऑयल कहा जा रहा है। और ये एक गेम चेंजर स्लाइड हो सकती है आपके लिए, क्योंकि पहला एक क्वेश्चन, बिना चिप्स के क्या क्या काम नहीं करता। स्मार्टफोन्स नहीं चलेंगे, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स नहीं चलेंगे, एआई सिस्टम्स जो कि हर जगह अब अनेबल हो रहे हैं बंद हो जाएंगे बिना चिप्स के, मॉडर्न कार्स यहाँ तक वो भी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप्स वो फाउंडेशन है जिस पर 21st सेंचुरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी है, इसलिए इन्हें द न्यू ऑयल कहा जाता है। अब नीदरलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें? बिकॉज नीदरलैंड्स में है ASML। ASML एक ऐसी कंपनी है जो EUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ ASML बनाता है, दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं, और बिना इन मशीन्स के एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बन नहीं सकती। तो ASML एक कंपनी है जो कि EUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। कोविड के टाइम दुनिया ने समझा कि चिप सप्लाई चेन्स कितनी वनरेबल हैं। यूएस इंडिया ट्रेड वॉर ने और हाईलाइट कर दिया इस चीज को। अब इंडिया क्या करना चाहता है, तो इसलिए इंडिया इस पर ध्यान दे रहा है पहले से ही। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर चुका है, जो कि आपने देखा न्यूज में रहा कई सालों से। इंडिया चाहता है कि चाइना एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडिया एक ट्रस्टेड चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो होता है ना, कि चाइना से बाहर भी आइए, कुछ प्रोड्यूस करिए, वहाँ पे इंडिया अपने आप को एक बहुत ही मेन कंट्री की तरह स्टैब्लिश करना चाहता है।
तो नीदरलैंड्स विजिट का मतलब है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। इंडिया ने नीदरलैंड्स को इंगेज किया ताकि एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप हो सके। और हाँ, नीदरलैंड्स वाटर मैनेजमेंट में भी वर्ल्ड लीडर है। ये तो आपको पता ही, आपने सुना होगा, क्योंकि नीदरलैंड्स का पोलर सिस्टम और फ्लड कंट्रोल बहुत अच्छा है। मतलब नीदरलैंड्स अपना जो यूरोप है उसके एक ऐसे लोकेशन पे बना हुआ है कि जहाँ पे इसका समुद्र का पानी है वो काफी अंदर तक आ जाता है नीदरलैंड्स में। तो वहां पे जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है कि अचानक से बहुत ज्यादा पानी अंदर आ जाए, उसको मैनेज करने के जो सिस्टम्स है वो काफी तगड़े हैं। तो वहां से इंडिया इंस्पिरेशन लेने के लिए काम कर सकता है। तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है हमारे अर्बन फ्लडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे हमारी अर्बन फ्लडिंग हर साल हो रही है। हर बड़े शहर में रैपिड बारिश हो जाती है अचानक से और बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती है थोड़े ही टाइम में, और उसको मैनेज कर पाना मतलब एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जैसे हमारे अथॉरिटीज के लिए। तो अगर हम ऐसे सिस्टम्स जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे हमारा इनके साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं टॉप 3 पर, जहाँ पे स्वीडन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है, जहाँ पे हमारे मोदी जी ने विजिट किया। तो छोटी पॉपुलेशन ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन कोई बड़ी आर्मी भी नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स बोनांजा नहीं है। फिर भी स्वीडन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमी से एक है। कैसे? और स्कैंडिनेवियन कंट्री तो आपको पता ही होगा कि कैसे ये हर पैरामीटर में आगे रहते हैं। हर बार कोई भी इंडस्ट्रीज आए, मेजर ये 3-4 कंट्रीज ही हैं जो टॉप मारते हैं। टॉप नहीं मारेंगे तो टॉप 5 में ज़रूर रहेंगे। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये ऐसे कर पाते हैं कि इनोवेशन, रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब कुछ कर पाते हैं। अगर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कम रिसोर्सेज में ही कैसे अपना काम किया जाए, ये उस पर काम करते हैं, ना कि नए रिसोर्सेज ढूंढने पर या फिर किसी के रिसोर्सेज हथियाने पर। यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए इंडिया ने स्वीडन के साथ फोकस किया इन 4 एरियाज में, जो कि है ग्रीन ट्रांजिशन, एआई पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम प्लस 6G। तो ग्रीन ट्रांजिशन ऐसा था कि दुनिया फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी से रिन्यूएबल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ईवीज, हाइड्रोजन, सोलर, बैटरी स्टोरेज, ये सब बढ़ता जा रहा है। इंडिया ये ट्रांजिशन एक्सेलरेट करना चाहता है। स्वीडन इस ट्रांजिशन का ग्लोबल लीडर है। तो ये बहुत जरूरी है ऐसे देशों से दोस्ती बना के रखना। और एआई पार्टनरशिप में अगर हम देखा जाए, सेकंड पॉइंट जो है उसमें स्वीडन एथिकल एआई और डिजिटल गवर्नेंस में लीडिंग कंट्री है, क्योंकि सारी कंट्रीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को रन करती हैं। तो ये एथिक्स, लोगों की हेल्थ, लोगों की वर्क प्लेस में उनके साथ कैसे बर्ताव हो रहा है, इन चीज़ों में बहुत ध्यान देती है। तो जब एआई का मुद्दा आया तो वहाँ पे भी ये लोग कोई कम नहीं है, वहाँ पे भी ये लोग हर चीज़ में एथिकल एआई का कॉन्सेप्ट ले आए हैं। तो इंडिया भी एआई पावर बनना चाहता है। तो एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, डेटा एथिक्स, ये सब डिस्कस हुआ वहाँ पर। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्लीन एनर्जी, ऑफशोर विंड, बैटरी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, स्वीडन इंडिया का पार्टनर बन सकता है इन सब चीज़ों में। क्योंकि यार हमें पता है कि हमें अपने कार्बन एमिशंस को कम करना है, ठीक है, हमें अपने नेट जीरो इकोनॉमी बनना है कार्बन एमिशंस में। तो ये सब चीज़ें अगर हम अभी से ही काम करेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि अचानक से 5-10 साल का काम नहीं है। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर डेकेड्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। फिर अगले पॉइंट में आते हैं जो कि है टेलीकॉम और 6G। एरिक्सन दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी है, स्वीडिश है। आपने नाम सुना होगा ना, एरिक्सन करके। तो इंडिया का 5G रोल आउट और फ्यूचर 6G रिसर्च में स्वीडन क्रिटिकल पार्टनर हो सकता है। तो वहां पे हमने देखा कि कैसे कंपनी थी, जो हमारे नीदरलैंड्स में थी एक कंपनी, और यहाँ पे एक और कंपनी। तो ये दो कंपनियों पे भी काम कर रही है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात बात करके आ जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से। बड़ी कंपनियों के साथ अगर हमारे देश की कंपनियों के साथ ये लोग मिलके कुछ करें तो उनकी एक्सपर्टीज, हमारे रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का साथ मिलकर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ग्रीन ट्रांजिशन, एआई गवर्नेंस, क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट, ये सब इमर्जिंग एग्जाम थीम्स हैं। ऐसे पेपर में भी पूछा जा सकता है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको कोट कर सकते हैं। अगले साइड पे आते हैं जो कि वो है नॉर्वे। तो नॉर्वे दोस्तों ये एक इस टॉपिक का टूर का सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉप था। पूछे कैसे? पीएम मोदी नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए गए। नॉर्डिक कंट्रीज याद है ना, कौन सी होती है बताइए, कमेंट में बताइए आप मेरे को। आपके पास टाइम है, 1-2, अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है सामने। चलिए कोई बात नहीं, नॉर्डिक कंट्री से बता देती हूँ आपको। नॉर्डिक कंट्री है आपकी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और ये 5 देश। तो मैप में जरूर देखिएगा ये कहाँ पर है, आसपास ही है चारों पांचों। और यहाँ 2 बड़े टॉपिक्स हैं। आर्कटिक एक तो है सबसे बड़ा टॉपिक, और ब्लू इकोनॉमी है दूसरा टॉपिक। तो पहले हम आर्कटिक पर आते हैं। व्हाई इज इट बिकमिंग इम्पोर्टेंट? देखो, पहले आर्कटिक मोस्टली फ्रोजन था, वहां कोई नहीं जाता था।
लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ना क्या हो रहा है कि आर्टिक की आइस मेल्ट हो रही है और ये खुलेगा। खुलेगा तो सिर्फ उसका पानी नहीं खुलेगा, उसमें नए शिपिंग रूट्स भी खुलेंगे। नॉर्दर्न सी रूट जिसको हम कहते हैं वो खुलेगा। तो वास्ट, और उसके नीचे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो वहां से अगर एक शिपिंग रूट बन जाएगा, और शिपिंग रूट का ही सारा खेल है दोस्तों। हॉर्मूज में क्या हो रहा है, वो एक शिपिंग रूट ही तो है, और क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये है कि वास्ट ऑयल और गैस रिजर्व जो एक्सेसिबल हो रहे हैं ना, उस बर्फ, परमानेंटली फ्रोजन बर्फ के नीचे, वो भी हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो एक न्यू जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जोन वो बन जाएगा। रशिया वहां पे आने की कोशिश करेगा, यूएसए वहां पे आने की कोशिश करेगा, यूरोपियन कंट्रीज वहां पे आने की कोशिश करेगी, चाइना भी आपने देखा है कि वहां पे जाने की कोशिश करता रहता है। चाइना, जी हाँ, चाइना भी। तो इंडिया कैसे पीछे रह सके। तो सोचिए, यूएस, रशिया, चाइना सब आर्कटिक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर वही है। ठीक है, तो इंडिया एक आर्कटिक कंट्री नहीं है, बट इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है। तो और हिमाद्री इंडिया का रिसर्च स्टेशन है जो आर्कटिक में लोकेटेड है। तो अगर आप किसी भी काउंसिल और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के एक ऑब्जर्वर होते हैं, तो आपको एक एक्टिव, भले ही आप एक एक्टिव मेंबर ना हो, लेकिन एक एक्टिव ऑब्जर्वर के तौर पे हमें देखना रहना चाहिए और अपने सजेशंस और इनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेते रहना चाहिए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ताकि हम भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर सकें। ठीक है, हिमाद्री तो है ही वहां पे इंडिया का सेशन। तो इंडिया को आर्कटिक मैटर करता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, सी लेवल राइज, वेदर पैटर्न सब कनेक्टेड है। और ये चीज भी है दोस्तों, क्योंकि अगर सिर्फ ये हम ये सोचे कि भाई हमें वहां पे कुछ मिल ही जाएगा, तो नहीं है, हमारा बहुत कुछ खो सकता है अगर हम इन सब चीजों में मिलकर काम ना करें फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा है हमारा दोस्तों ब्लू इकोनॉमी। ये यूपीएससी मेंस में रिपीटेडली आता है, जीएस पेपर 3 में स्पेशली। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशन से रिलेटेड या फिर उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने से रिलेटेड हो सकता है, ताकि हम उसको इकोनॉमिक सस्टेनेबल वे में अपने लिए यूज कर सकें। तो नॉर्वे जो है उसमें फिशरीज, शिपिंग रूट, ऑफशोर एनर्जी, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी सब में एक तरह से वर्ल्ड लीडर है वो। तो इंडिया की कोस्ट लाइन आपको पता है कितनी है, 7516 किलोमीटर। तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बहुत बड़ा है। तो ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल इंडिया के लिए इनॉर्मस है। तो ये सारी कंट्रीज इन सब में बहुत आगे है इंडिया से, और इनके पास काफी अच्छी प्रैक्टिसेस है। तो हम इंडिया को इनसे हेल्प मिल सकती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फिर आता है अपना मोस्ट अवेटेड इटली। ये पॉलिटिकली इस चीज का सबसे सिग्निफिकेंट स्टॉप था, and not only politically, also because of the various other reasons जो कि आप मीम कल्चर में देख सकते हैं। तो इंडिया और इटली ने अपने रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये स्टेजेस होते हैं कई सारे, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो वैसे ही। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, इंडिया और यूरोप स्ट्रेटेजिकली मच क्लोजर आ रहे हैं अब। तीन सोचिए अब इसमें ये आपके ये जितने यूएई और बाकी जो चार कंट्रीज है वो यूरोप के ही थे। तो ये देखिए अब कितना ज़्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पर। और दोस्तों ये टॉपिक यूपीएससी 2025-26 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेंस के लिए भी, और आने वाले सालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, मैंगनीज। इन सब का ही अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, अलग अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिना इन मिनरल्स के ईवी नहीं बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स वीक हो जाएंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है यार इनको एक्सेस करना, इनकी टेक्नोलॉजी में आगे रहना, और लोगों से दोस्ती बना के रखना जिनके पास ये है। तो अब वार्निंग नोट करें कि अगर चाइना अभी 60 to 80% क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है ना, तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन है, और हमें फ्यूचर में इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए इंडिया डाइवर्सिफाइड एक्सेस चाहता है, इटली के थ्रू यूरोप से पार्टनरशिप, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बड़ी बात, यूरोप भी चाइना पर से अपनी इंडिपेंडेंस कम करना चाहता है, सबको पता है ना। तो कोई नहीं चाहेगा किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना, स्पेसिफिकली जो हमने कोविड के टाइम पे देखा, जो हमने यूएस चाइना ट्रेड वॉर के टाइम पे देखा, जो हमने अभी यूएस की टैरिफ पॉलिसीज के बाद देखा। तो इंडिया और यूरोप दोनों को कॉमन इंटरेस्ट है, यह एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए ही हो सकती है, अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक जरूरी है कि हमने सारे देशों को हमें डिस्कस कर लिया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक जरूरी है जो कि इस पूरे टॉपिक में बहुत रेलेवेंट है, जो कि है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप को इंडिया से जोड़ने वाला ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इसकी प्रपोज रूट क्या है दोस्तों, ये इंडिया से स्टार्ट होते हुए गल्फ कंट्रीज के थ्रू जाता है, इजराइल फिर लेता है, मुड़ जाता है और फिर यूरोप में चला जाता है इटली के थ्रू। ठीक है, तो मोदी जी के टूर के स्टॉप्स यूएई, इटली, एग्जैक्टली आईएमईसी के नोड्स हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये जानबूझ के ध्यान में रखते हुए ये फिलहाल इन कंट्रीज को कवर किया गया है। तो आईएमईसी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी मैरीटाइम रूट होगी, नहीं होगी ना ऑफकोर्स, क्योंकि लैंड भी है, तो रेलवेज हैं, सी पोर्ट्स हैं, एनर्जी पाइपलाइंस भी हैं दोस्तों, डिजिटल केबल्स हैं, अंडरग्राउंड ट्रेड कॉरिडोर्स हैं कई सारे। तो बहुत ही एकदम मल्टी मॉडल टाइप बनाया है कि हर एक चीज को कवर किया है इन्होंने, ताकि आसानी से एक डायरेक्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट मिल सके हमें ट्रेड के लिए। तो एक और मैं आपसे पूछूंगी फिर, आईएमएससी और बीआरआई में क्या डिफरेंस है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो चाइना का बीआरआई जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दुनिया के कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाता है, ये हमें पता ही है। पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके चाइना आपके पास आता है और फिर क्या करता है वो पता है, तो चाइना सेंट्रिक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है वो। IMEC इज सीन एज अ डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड ऑल्टरनेटिव टू बीआरआई। तो लोगों का इसमें काफी विश्वास है अभी। तो ये इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि हम दुनिया को एक बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें आपको आपके पैसे नहीं हड़प जाएंगे या फिर आपको कुछ प्रेशर नहीं डाला जाएगा थोड़े सालों बाद। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखना होता है। प्रीलिम्स में IMEC का रूट, मेंबर्स, पर्पस, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए ये टॉपिक। और हमारी अगली स्लाइड है पूरी टूर की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टेक अवे पर। तो दोस्तों, यूपीएससी इंटरव्यू में, एसए में, मेंस में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है और इसके बारे में आप किस पर्टिकुलर रीजन से क्या बताना चाहेंगे, ये बताइए। तो पहले तो नॉन अलाइनमेंट था, सबको पता है ना। नॉन अलाइन, किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, अपना अलग रहेंगे, किसी के पछड़ों में नहीं पड़ेंगे। कोल्ड वॉर में इंडिया ने किसी भी ब्लॉक का साथ नहीं दिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आया वो। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते आप, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, डी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, फिर उसके बाद मिनी लैटरल्स का टाइम है। तो हमें मल्टी अलाइनमेंट करते रहना चाहिए। हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर निर्दलीय नहीं रह सकते जहाँ पे हम इतना कनेक्टेड है हर चीज में सबके ऊपर। इसका मतलब है इंडिया साइमल्टेनियसली यूएस से, रशिया से, यूरोप, गल्फ और ग्लोबल साउथ सबके साथ एंगेज करता है, किसी एक ब्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ब्लॉक से कोई मतलब ही ना रखे। तो इशू बेस्ड कोalitions होते हैं हमारे, जिससे हमें जो चाहिए होगा हम उस मुद्दे पर उससे बात कर लेंगे और अच्छी दोस्ती रखेंगे, हमारा ये मानना होता है। जब जिस देश से जिस टॉपिक पर पार्टनरशिप करनी है वो कर लेते हैं। तो इंडिया जो है ना, वो शेप करता है इवेंट्स को, सिर्फ रिएक्ट नहीं करता उन पर, ये बहुत जरूरी है। स्लाइड में देखो, इंडिया बीच बीच में ना और उसके आसपास क्या जरूरी मतलब वो है, आप देखिए यूएस के साथ हमने क्वाड डिफेंस की, हमने रशिया के साथ एनर्जी डिफेंस इंपोर्ट्स कराए, हमने यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर ध्यान दिया, हमने गल्फ के साथ एनर्जी और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, ग्लोबल साउथ के साथ हमने एक अच्छा फोरम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और लीडरशिप पे हमने ध्यान दिया। तो यही है इंडिया का 21st सेंचुरी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन। तो यूपीएससी मेंस में एक ब्रिलियंट आंसर में एक आप लाइन लिख सकते हैं जो कि बहुत जरूरी है, इंडिया इज नो लॉन्गर अ रूल टेकर इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, इंडिया इज बिकमिंग अ रूल शेपर। ठीक है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंडिया का अभी स्टेचर है। ऑफ कोर्स बहुत काम करना है, अभी भी हमें बहुत ज्यादा माइल्स टू गो, बट स्टिल इट इज हैज अ ग्रेट स्टैंड व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। तो ये कुछ प्रोबेबल मेंस क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको आप पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिएगा। भले ही आप पूरा आंसर ना लिख पाए स्टेज पर, लेकिन आप ये देखिएगा कि कैसे आप कुछ फ्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और देखिए क्या पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, या फिर अगर पॉइंट्स नहीं याद आ रहे तो आप बाकी फिर ऐड करिए बाद में, लेकिन पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करिए दोस्तों, है ना। फिर एक रैपिड रिकैप बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो रिविजन पूरा अधूरा है। तो यूएई के साथ हमने की एनर्जी और सिक्योरिटी और गल्फ जियोपॉलिटिक्स पर बात, हमने नीदरलैंड्स के साथ करी सेमीकंडक्टर और वाटर मैनेजमेंट पर बात, जिसमें एएसएमएल कंपनी का जिक्र हुआ, हमने स्वीडन के साथ करी ग्रीन टेक्नोलॉजी और एआई गवर्नेंस की बात, जिसमें ईवीज और हाइड्रोजन आते हैं, हमने नॉर्वे के साथ करी आर्कटिक और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बात, हमने इटली के साथ करी क्रिटिकल मिनरल्स और यूरोप की स्ट्रैटेजी जो कि लिथियम, कोबाल्ट, आईएमईसी वगैरह था वहां पर। तो ओवरऑल मैसेज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब मल्टी अलाइनमेंट पर बेस्ड है। इंडिया एक टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और मैरीटाइम पावर बनना चाहता है।
इंडिया इज सेंट्रल बैलेंसिंग पावर इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों ये टेबल स्क्रीनशॉट करें और अपनी नोट्स में सेव करें जरूर, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। और इस प्रेजेंटेशन को मैं एंड करना चाहूंगी इस एमसीक्यू के साथ। आंसर जरूर करिएगा दोस्तों कमेंट्स में, और नीचे मैंने कुछ हिंट्स भी दिए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप जरूर आंसर करने की कोशिश करिए। मुझे बताइए, देखते हैं कि आपने कितना क्या ग्रास्प किया। और दोस्तों ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो किसी भी प्रकार से तो लाइक ज़रूर करें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। शेयर करें अपने यूपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप्स में दोस्तों को, इन जनरल जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है उनको, और कमेंट करिए अपने एमसीक्यू का आंसर, और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि द होली पीडीएफ में हम बिलीव करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी कंटेंट मिले, ताकि आप भी अपना नाम फाइनली होली पीडीएफ में देख सकें। और ये भी याद रखिए कि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, कनेक्शंस बनाना है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना ज़रूरी है, कौन सा जीएस पेपर कहाँ से लिंक हो सकता है ये ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें आपका नाम होली पीडीएफ में लाएगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, बिलीव करते रहिए। जय हिंद।